फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने शायद नहीं पढ़ा होगा ये टॉपिक। अच्छा, तो बेटा हीट कैपेसिटी है कि हीट जो ट्रांसफर होती है सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा टेम्परेचर का उतना हीट का ट्रांसफर ज्यादा होगा। अगर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर नहीं है, जो टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है, तो फिर हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। हीट का जो ट्रांसफर होगा सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग सिस्टम की तरफ नहीं होगा। अच्छा, हीट का ट्रांसफर होता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। तो देखो बेटा, हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। देखो, हीट ट्रांसफर होगी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग सिस्टम की तरफ ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। वो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होती है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस मतलब जीरो है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो जो Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के। बेटा जो Q है, Q तो हीट है, और डेल्टा टी क्या है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिफरेंस। अच्छा, फिर क्या करते हैं हम? प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव कर देते हैं। ये साइन प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे। बेटा देखो, Q ये प्रोपोर्शन रिमूव करेंगे तो जो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। इनटू डेल्टा टी। इसका मतलब है जो प्रोपोर्शनलिटी बेटा कांस्टेंट लगाते हैं उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी जो हो जाएगा जिसको हम C से लिखते हैं, ये होता है Q अपॉन डेल्टा टी। क्या हो जाएगा? Q अपॉन डेल्टा टी। बेटा देखो, हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? Q अपॉन डेल्टा टी। तो ये है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ठीक है, रिक्वायर्ड होगा या एब्जॉर्ब होगा? रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर देखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। देखो, ये अमाउंट ऑफ हीट है बेटा, ये हीट का अमाउंट है रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। ठीक है, अब गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखो, सब्सटेंस का अमाउंट गिवन है आपको, उसको आप हीट दें ताकि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़े। तो जो आप हीट देंगे उसको हम कहेंगे हीट कैपेसिटी। ये है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। अच्छा, अब इसमें एक टर्म होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए अमाउंट आप लेंगे 1 ग्राम। देखो, स्पेसिफिक जो हीट कैपेसिटी है उसके लिए जो अमाउंट लेते हैं वो 1 ग्राम लेते हैं। तो ये है अमाउंट ऑफ हीट
required to raise the temperature of 1 ग्राम। देखो यहाँ पे अमाउंट क्या लेते हैं, 1 ग्राम लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। अमाउंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। अच्छा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगी सी, बेटा इसको ए से भी शो किया जाता है मगर सी ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट जो कैपेसिटी होगी वो होगी Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे M भी आ गया है, मास भी आ गया है, और मास कितना होगा, 1 ग्राम होगा। ठीक है, तो Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा जूल पर ग्राम केल्विन। बेटा इसका यूनिट ये हो जाएगा, जूल होगा, और नीचे क्या मास है जिसका यूनिट क्या होगा, ग्राम होगा, और केल्विन टेम्परेचर का यूनिट होता है, तो जूल पर ग्राम केल्विन। तो ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, उसके बाद है मोलर हीट कैपेसिटी। बेटा मोलर हीट कैपेसिटी, अच्छा तो मोलर हीट कैपेसिटी में हम 1 मोल लेंगे। बेटा मोलर हीट कैपेसिटी में हम क्या लेंगे, सब्सटेंस का 1 मोल लेंगे, और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे 1 केल्विन। तो यह है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, 1 केल्विन तक। तो अब देखो जो हीट कैपेसिटी होगी, मोलर हीट कैपेसिटी, किसके बराबर होगी बेटा, Q अपॉन N इंटू डेल्टा टी। एन का मतलब ये मोल है बेटा, ये एम, एन किसको शो करता है, मोल को शो करता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका जो यूनिट होगा वो होगा जूल पर मोल केल्विन। अच्छा देखो बेटा, जूल पर मोल केल्विन हो जाएगा इसका यूनिट। अच्छा, अब है इसके बाद है हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा जो हीट एब्जॉर्ब होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको हम क्या लिखते हैं, क्यूपी से। देखो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को हम क्या लिखते हैं, क्यूपी, और क्यूपी बराबर होता है डेल्टा एच। पढ़ा था हमने कल, ये प्रूव किया था कि क्यूपी बराबर होता है डेल्टा एच के। ठीक है, क्यूपी किसके बराबर है बेटा, डेल्टा एच के बराबर है। अच्छा, तो अब है तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो बेटा जो हीट कैपेसिटी होगी एट कांस्टेंट प्रेशर इज सीपी।
बेटा जो हीट कैपेसिटी होती है कांस्टेंट प्रेशर, इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं सीपी। अच्छा, पी से मुराद है कांस्टेंट प्रेशर, तो जो सीपी होगा वो किसके बराबर होगा? क्यूपी, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा ये सी है, इसकी जगह आएगा सीपी, पी से मुराद है कांस्टेंट प्रेशर, और क्यू की जगह आएगी क्यूपी अपन एन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी से मुराद है T2 माइनस T1। बेटा डेल्टा टी किसके बराबर होता है? अब लिख सकते हैं उसको T2 माइनस T1, ठीक है। और आपको यह भी पता है कि जो क्यूपी है वो डेल्टा एच के बराबर है। क्यूपी किसके बराबर है बेटा? डेल्टा एच के बराबर होता है, तो इसको जगह आप इस तरह लिख सकते हैं एन डेल्टा टी। ये इसलिए मैंने लिखा था कि अगर आपको डेल्टा टी निकालना है तो बेटा T2 माइनस T1 करके निकाल सकते हैं। देखो अगर आपको डेल्टा टी निकालना है तो आप T2 माइनस T1 करके भी निकाल सकते हैं। तो जो फार्मूला बन जाएगा इसका सीपी का, तो सीपी बराबर है डेल्टा एच। बेटा सीपी बराबर है डेल्टा एच अपान एन डेल्टा टी। हाँ, अगर आपको डेल्टा एच निकालना है तो बेटा डेल्टा एच बराबर हो जाएगा सीपी इंटू एन डेल्टा टी। ये इसका फार्मूला है। अगर आपको डेल्टा एच निकालना है तो आप निकाल सकते हैं सीपी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू मोल्स और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप लोग? चेंज इन टेम्परेचर से। अच्छा, उसके बाद है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा हीट चेंज होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जिसको हम लिखते हैं क्यूवी, और क्यूवी बराबर होता है डेल्टा ई के। देखो बेटा हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यूवी होता है, और क्यूवी किसके बराबर है? डेल्टा ई के बराबर है। क्यूवी किसके बराबर है? डेल्टा ई। और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, उसको हम लिखेंगे सीवी। ये सीवी के बराबर होगा। बेटा सी का मतलब हीट कैपेसिटी, वी से बराबर कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो सीवी किसके बराबर हो जाएगा? क्यू वी ओवर एन डेल्टा टी। अच्छा, क्यू वी किसके बराबर होता है बेटा? डेल्टा ई के बराबर होता है। देखो क्यू वी किसके बराबर है? डेल्टा ई के बराबर होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू एन डेल्टा टी। इससे भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि क्यूवी और डेल्टा ई दोनों बराबर है। जैसे क्यूपी डेल्टा एच के बराबर है, इसे क्यूवी डेल्टा ई के बराबर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीवी जो है वो बराबर है डेल्टा ई ओवर एन डेल्टा टी। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर डेल्टा ई निकालना चाहें तो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा ई चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, तो ये होगा सीवी इंटू एन इंटू डेल्टा टी। बेटा देखो सीवी बराबर है क्यूवी अपन एन डेल्टा टी। क्यूवी डेल्टा ई के बराबर होता है। क्यूवी लिखो या डेल्टा ई लिखो, एक ही बात है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यूवी बराबर डेल्टा ई के होता है, तो सीवी बराबर हो जाएगा डेल्टा ई अपन एन डेल्टा टी। अगर आपको डेल्टा ई निकालना है तो सीवी और एन डेल्टा टी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डेल्टा ई का फार्मूला बन जाता है। अच्छा, दूसरी बात, जो हीट कैपेसिटी होती है बेटा कांस्टेंट प्रेशर पर, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोर देन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो हीट कैपेसिटी
at constant pressure is more than heat capacity ठीक है at constant वॉल्यूम, मतलब सीपी ज्यादा होती है सीवी से। सीपी की जो वैल्यू होती है वो बेटा ज्यादा होती है सीवी से। इसका मतलब है क्यूपी जो होगा वो भी ज्यादा होगा क्यूवी से। जो क्यूपी होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बेटा क्यूपी की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी क्यूवी से। हाँ अब आते हैं, अच्छा मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन या हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। ड्यूरिंग द रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। मेजरमेंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग बेटा जो हीट एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है, मतलब रिएक्शन के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होगी और इवॉल्व होगी, इसको किस मेथड से मेजर करेंगे। कैलोरीमेट्रिक मेथड। कैलोरीमेट्रिक मेथड जो होता है, कैलोरीमीटर के जरिए हम हीट को मेजर करते हैं जो एब्जॉर्ब होती है रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन is made by calorimeter। तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं बेटा, कैलोरीमेट्रिक मेथड इस्तेमाल करते हैं। देखो कैलोरीमेट्रिक जो मेथड होता है वो इस्तेमाल करते हैं, कैलोरीमीटर के जरिए हम हीट को मेजर करते हैं जो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी उसको मेजर करेंगे कैलोरीमेट्रिक मेथड के तहत। ठीक है, कैलोरीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो हीट को क्या करता है, मेजर करता है कि भाई एब्जॉर्ब हुई है रिलीज हुई है, एब्जॉर्ब हुई है या उसके अंदर रिलीज हुई है हीट। ठीक है, तो ये मेथड है डेल्टा एच को कैलकुलेट करने का, डेल्टा एच को मालूम करने का, कैलोरीमेट्रिक मेथड। अच्छा तो देखो बेटा कैलोरीमेट्रिक मेथड में दिस मेथड is used to calculate heat absorbed or release during reaction due to difference of temperature। ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा और डिफरेंस टेम्परेचर होगा तो हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है तो लाजिम बात है सिस्टम क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा सराउंडिंग की तरफ। अगर सिस्टम कूल हो जाता है तो वो सिस्टम क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, फिर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो, मतलब इससे तो ज्यादा कैलोरीमेट्रिक मेथड है मगर दो यूज करते हैं हम, एक कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक है बेटा कांस्टेंट प्रेशर, कैलोरीमीटर,
या ग्लास कैलोरीमीटर भी इसको कहा जाता है। बेटा कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर या ग्लास कैलोरीमीटर, ठीक है। दिस मेथड is used to calculate heat of neutralization बेटा ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है उसको मेजर करते हैं। आपको पता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक चेंज है, इसका मतलब है हीट रिलीज होगी, उसको हम मेजर करेंगे। अच्छा फार्मूला क्या है इसका? बेटा फार्मूला ये Q इज इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी, ये इसका फार्मूला है। Q का मतलब हीट है, अब एम का मतलब है मास ऑफ रिएक्टेंट। बेटा एम से मुराद क्या है? मास ऑफ रिएक्टेंट है। और एस यहाँ पे क्या शो कर रहा है? स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर बनेगा एसिड और बेस का, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख देता हूं इधर में। बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर, और डेल्टा टी क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का डिफरेंस इनिशियल और फाइनल। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले वाला टेम्परेचर, जो सपोज करते हैं रूम टेम्परेचर है, और उसके बाद में कितना टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1, तो डेल्टा टी निकालते हैं बेटा T2 माइनस T1, इस तरीके से निकालते हैं। तो इसके प्रॉब्लम्स हैं, इवनिंग की क्लास में मैं करवा दूंगा आप लोगों को प्रॉब्लम्स इसके, ठीक है। इसमें मास ऑफ द रिएक्टेंट भी गिवन होगा, इस स्पेसिफिक हीट गिवन होगी, बेटा स्पेसिफिक हीट होगी रिएक्शन मिक्सचर की, और डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो आपको मैं बता दूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर, बेटा वो है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की है। बेटा ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है? वाटर की है। अब आते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। या कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, बेटा बॉम्ब कैलोरीमीटर या कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर। अच्छा दिस कैलोरीमीटर is used to calculate
हीट ऑफ कंबशन, ये किसके लिए बेटा इस्तेमाल करते हैं? हीट ऑफ कंबशन। ये जो कैलोरीमीटर है वो हीट ऑफ कंबशन के लिए होता है। आप फूड की कर सकते हैं, फ्यूल की कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की कर सकते हैं, और अदर कंपाउंड्स। देखो बेटा ये जो कैलोरीमीटर है किसके लिए इस्तेमाल होता है? कंबशन के लिए। कंबशन की हीट ऑफ कंबशन कैलकुलेट करते हैं। हीट ऑफ कंबशन बेटा, इसके जरिए आप हीट ऑफ कंबशन कैलकुलेट करते हैं। हीट ऑफ कंबशन किसकी? फ्यूल की, फूड की, या अदर कंपाउंड्स की। तो ये इसका फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो C क्या होता है बेटा? C होता है हीट कैपेसिटी। और बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, और जिसके अंदर वाटर भी होगा और बॉम्ब भी होता है। ये बॉम्ब और वाटर दोनों की कंबाइन होगी हीट कैपेसिटी। बेटा ये हीट कैपेसिटी जो होगा वो बॉम्ब कैलोरीमीटर कहलाएगी, मगर उसके अंदर एक तो बॉम्ब जो होगा उसके अंदर हीट कैपेसिटी होगी, दूसरा होगी वाटर की, जो क्योंकि वाटर भी यूज होता है इसके अंदर। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। अच्छा, अब इसके जरिए बेटा जो कैलोरीमीटर है ना वो वन स्टेप रिएक्शन की आप एंथैल्पी निकाल सकते हैं। बेटा ये यूज होता है वन स्टेप रिएक्शन के लिए। कैलोरीमीटर मेथड used to calculate heat a one step reaction जो डायरेक्ट हो जाए, जैसे एसिड और बेस हैं, साल्ट और वाटर बन गए तो वन स्टेप रिएक्शन है, या कंबस्शन है तो वन स्टेप है। अच्छा, मल्टी स्टेप के लिए नहीं कर सकते। मल्टी स्टेप बेटा उनके लिए आप एंथैल्पी रिएक्शन नहीं निकाल सकते, उसके लिए फिर हेस लॉ को इस्तेमाल करेंगे। देखो बेटा मल्टी स्टेप के लिए हम हेस लॉ को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बाम के सॉरी ये जो कैलोरी मेट्रिक मेथड वो किसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालता नहीं है। ठीक है, तो कैलोरी मेट्रिक मेथड is not used to calculate heat of formation of CCl4। CCl4 की हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं निकाल सकता ये, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिएक्शन होता नहीं। बेटा डायरेक्ट कार्बन और क्लोरीन का रिएक्शन होता ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है कि कार्बन डायरेक्टली क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे। कार्बन और क्लोरीन का रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होता, तो इसको हम इनडायरेक्ट मालूम करते हैं। और ये CCl4 की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो हेस लॉ से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट तरीके से निकाल देता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। ऐसे कंपाउंड्स की जिनकी डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है CCl4 के लिए हम हेस लॉ को यूज करते हैं।
इसको यूज नहीं कर सकते टू कैलकुलेट heat of formation of Al2O3 and B2O3 अच्छा, क्योंकि लेयर बन जाता है, ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। जो उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से रोक लेता है। बेटा एल्यूमिनियम के गिर्द भी ऑक्सीजन का लेयर बन जाता है, बोरान के गिर्द भी ऑक्सीजन का लेयर बन जाता है सुपरफिशियली, जो उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से रोक लेता है। तो फर्दर रिएक्शन होगा नहीं, सुपरफिशियल इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब है इसकी भी आप हीट ऑफ फॉर्मेशन मेजर नहीं कर सकते। इट इज नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट heat of formation of carbon monoxide CO। बेटा लिख देता हूं पूरा नाम, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO के हीट ऑफ फॉर्मेशन हम नहीं निकाल सकते, क्यों? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि जब हम कार्बन को जलाते तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते वार्म कैलोरीमीटर से, क्योंकि कार्बन के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो हीट ऑफ फॉर्मेशन of these compounds are calculated from Hess's law। तो बेटा इसके लिए कौन सा लॉ इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हेस्स लॉ। इन कंपाउंड्स के हीट ऑफ फॉर्मेशन हेस्स लॉ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन CCl4 की, B2O3 की, Al2O3 की या कार्बन मोनोऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करेंगे हेस्स लॉ से। तो इसके लिए हम हेस्स लॉ को यूज करेंगे, जो वो बोलता है कि रिएक्शन चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी सेम। इसका मतलब एक कंपाउंड एक सिंगल स्टेप में बना दो, एक कंपाउंड सिंगल स्टेप में बन जाए या सेवरल स्टेप्स के अंदर बने, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी? सेम होगी। वेदर रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप्स, चाहे रिएक्शन एक ही स्टेप के अंदर हो जाए या एक से ज्यादा स्टेप्स के अंदर हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब यूज करेंगे, हम पढ़ेंगे हेस्स लॉ। बेटा हेस्स लॉ ये कहता है हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब heat evolved or absorbed during reaction जो हीट इवॉल्व होती है एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग रिएक्शन विल बी सेम, वो सेम होगी। वेदर रिएक्शन टेक प्लेस वेदर रिएक्शन टेक प्लेस in one step or several steps।
ये कहता है जो हीट वाल होती है या एब्जॉर्ब होती है, हीट वाल भी होती है, एब्जॉर्ब भी होती है, ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान विल बी सेम, वो क्या होगी, सेम होगी। विद द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप्स, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो जाए या एक से ज्यादा स्टेप्स के अंदर हो, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी सेम। एंथैल्पी जो रिएक्शन की होगी वो सेम होगी, चाहे सिंगल स्टेप के अंदर हो या चाहे सेवरल स्टेप्स के अंदर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है एंथैल्पी चेंज डू नॉट डिपेंड अपॉन वे, या एंथैल्पी चेंज, जो एंथैल्पी चेंज है एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेप। डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, और वे ऑफ रिएक्शन। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, वे पे डिपेंड नहीं करेगी, वे से इंडिपेंडेंट होगी। कोई भी वे इख्तियार कर लें, डायरेक्ट वाला या इनडायरेक्ट वाला, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, सेम होगी। जो एंथैल्पी रिएक्शन की होगी वो बेटा क्या होगी, सेम होगी, चाहे वन स्टेप के अंदर हो चाहे सेवरल स्टेप्स के अंदर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और जो साइक्लिक प्रोसेस होता है बेटा, जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसकी जो एंथैल्पी होगी वो जीरो होगी, क्योंकि स्टेट फंक्शंस में ऐसा ही होता है बेटा। जो स्टेट फंक्शंस है ना उसके अंदर इस तरह ही होता है, स्टेट फंक्शंस में इस तरह होता है, डेल्टा एच जो साइक्लिक होगी वो जीरो होगी, क्योंकि वो इनिशियल से वापस अगर इनिशियल पॉइंट पर पहुंचेंगे बेटा, इनिशियल से वापस अगर हम इनिशियल पॉइंट पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब एंथैल्पी में जो है कोई नेट चेंज नहीं आएगी, कोई एंथैल्पी में नेट चेंज नहीं आएगी, इसका मतलब चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। देखो अब देखो ये है एक ए से प्रोडक्ट डी बना रहे हैं बेटा, ए से हम डायरेक्ट प्रोडक्ट डी बना रहे हैं, ए है जो डायरेक्ट डी में तब्दील हो रहा है, और जो इसकी एंथैल्पी है वो सपोज करते हैं -190 है किलो जूल पर मोल। अब ए से बी बनाया हमने, बी से सी बनाया और सी से डी बना दें, ये स्टेप वाइज हो रहा है। अब ए से डायरेक्ट हमने डी बनाया, अब दूसरे स्टेप में क्या ए से बी बना रहे हैं, बी से सी बना रहे हैं, सी से वापस डी। ठीक है। अच्छा तो ये स्टेप वन है बेटा, ये वन स्टेप है, ये पहला स्टेप है, और इसकी जो एंथैल्पी है सपोज करते हैं जो पहला स्टेप है उसकी एंथैल्पी है -45 किलो जूल, इस स्टेप की एंथैल्पी। ठीक है। अब आते हैं डेल्टा H2 जो बी से सी बनाए बेटा, बी से जो सी है ठीक है उसकी जो एंथैल्पी है वो है सपोज करते हैं -60 किलो जूल। अब इन दोनों को सम कर दो बेटा, इन दोनों को आप सम कर दो तो इसका जो सम बनता है वो बनता है 105। तो जो थर्ड स्टेप होगा, जो तीसरा स्टेप होगा उसकी जो एंथैल्पी होगी वो हो जाएगी -85 किलो जूल पर मोल। अब इन तीनों को सम कर दें बेटा, इन तीनों को सम करेंगे। ठीक है, इन तीनों को सम कर दें, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। इसका मतलब हेसला कहता है एंथैल्पीज को आप सम कर सकते हैं, एंथैल्पीज को आप ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। और तो आपको डायरेक्ट एंथैल्पी मिल जाएगी -45, -60, -85। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -190। और डायरेक्ट की एंथैल्पी तो यही है, डायरेक्ट की जो एंथैल्पी है वो भी यही है, सेम किलो जूल पर मोल। और इनको सम करने से भी यही जवाब आ रहा है। हाँ, अगर मैं जो बोल रहा था आपको कि वापस अगर हम इनिशियल पॉइंट पर पहुंचेंगे तो देखो इन सब का सम कितना है, इन सब का सम है, सुन लो इधर बेटा, इन सबको सम करेंगे तो उसका सम आ रहा है माइनस का 190। डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3 का जो सम आ रहा है ना तीनों का, इन तीनों का जो सम है वो -190 है। ठीक है। अगर हम वापस इनिशियल की तरफ जाते हैं तो जब डी से हम ए बनाएंगे वापस, बेटा देखो हम ए से बी, बी से सी, सी से डी। अब देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी बनाया, इसकी वैल्यू है -190। जब हम डी से वापस ए की तरफ जाएंगे तो जो वैल्यू होगी वो प्लस की हो जाएगी। बेटा जब डी से वापस ए की तरफ जाएंगे, देखो अगर हम डी से वापस ए की तरफ गए, रिवर्स में गए, तो जो एंथैल्पी चेंज होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस की 190 हो जाएगी। देखो बेटा वापस डी से ए की तरफ, जब ए से डी की तरफ जा रहे हैं हम, देखो ए से जब हम डी की तरफ गए तो वैल्यू क्या थी इसकी, -190। जब हम ए से डी बनाया था हमने, देखो ए से जो डी बना था उसकी वैल्यू थी -190। जब वापस, अच्छा इसको इस तरह मैं लिख देता हूं, जब वापस डी से ए की तरफ जाएंगे, वापस इनिशियल की तरफ जाएंगे, तो जो वैल्यू होगी वो +190 हो जाएगी। अब बताओ नेट चेंज क्या आएगा, 0 आएगा। डेल्टा एच में चेंज क्या आएगा, डेल्टा एच साइक्लिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ए से डी बनाया हमने, ए से डी बनाया, डी से वापस हम ए की तरफ आ गए, वापस इनिशियल पॉइंट पर आ गए। देखो बेटा ए से हमने डी बनाया था, मगर डी से वापस हम ए की तरफ आ गए, तो क्या हुआ, इनका जो सम आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों, -190 और +190 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है डेल्टा एच जो साइक्लिक बनेगा वो क्या होगा बेटा, 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है रिएक्शन चाहे एक स्टेप के अंदर हो जाए या एक से ज्यादा स्टेप्स के अंदर हो, जो एंथैल्पी चेंज होगी वो क्या होगी, सेम होगी, विद द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप्स। हाँ अब देखो इसको, अच्छा इसको यूज करते हैं हम, NaOH, बेटा NaOH है और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का 1 मोल और NaOH के 2 मोल हैं, ये बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट और वाटर। और इसकी जो एंथैल्पी है -90 किलो जूल है। ठीक है बेटा, उसमें लिखा हुआ 89 पॉइंट समथिंग है, मगर सिंध की बुक में -90 लिखा हुआ है। इसको हम राउंड फिगर में लेते 90। बेटा जो डेल्टा एच की वैल्यू है इसको राउंड फिगर में लेते 90 किलो जूल। ठीक है, ये डायरेक्ट बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल और NaOH के 2 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, NaOH के 2 मोल, बन रहा है सोडियम कार्बोनेट और वाटर। ये डायरेक्ट है। अब इसको आप स्टेप्स के जरिए भी बना सकते हैं, इसको आप स्टेप्स के जरिए भी बना सकते हैं। अच्छा स्टेप्स के जरिए कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल और NaOH का 1 मोल ले ले, बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाए,
सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट की जो एंथैल्पी चेंज है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट की एंथैल्पी चेंज है, ठीक है, -49 है किलो जूल। ये वैल्यू बेटा सिंध के बुक में भी पढ़ी है, एग्जाम्पल आपको पेज बता देता हूं। वन 161 पेज पर, 161 पेज पर ये, और शायद पंजाब की या फेडरल की बुक में भी है, थोड़ा वैल्यूज में डिफरेंस है थोड़ा। 1 -49 ये, इसका मतलब है सोडियम बाइकार्बोनेट बन चुका है। अब इसको 1 मोल और के साथ रिएक्शन करा दें, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के हम डायरेक्ट में 2 मोल ले रहे हैं बेटा, डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के हम 2 मोल यूज कर रहे हैं। अब इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, 1 मोल पहले यूज करेंगे, 1 मोल हमने पहले यूज कर लिया, ये 1 मोल अभी यूज कर रहे हैं, और फाइनली वही प्रोडक्ट बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट वाटर। और जो एंथैल्पी अब सेकंड स्टेप हो जाएगी वो होगी -41 किलो जूल पर मोल। अब देखो डेल्टा एच क्या कहता है, ये हेसला कहता है डेल्टा H1 + डेल्टा H2। जब रिएक्शन स्टेप वाइज हुआ है तो आप स्टेप्स को ऐड कर दो, रिएक्शन जब स्टेप वाइज हुआ है तो आप स्टेप्स को ऐड कर दो। अब स्टेप्स को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -49 और -41 क्या हो जाएगा, -90। और डायरेक्ट की एंथैल्पी भी कितनी है, 90 है बेटा। जो डायरेक्ट की एंथैल्पी है वो भी 90 है, और इनडायरेक्ट की एंथैल्पी वो भी 90। इसका मतलब है कि रिएक्शन चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी सेम। चाहे रिएक्शन एक स्टेप के अंदर हो चाहे एक से ज्यादा स्टेप्स के अंदर हो, एंथैल्पी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब इनिशियल से आप इनिशियल देखो ए से डी बनाया तो इसकी एंथैल्पी थी -190, वापस डी से ए बना दिया, वापस आ गए इनिशियल पॉइंट पर, तो एंथैल्पी चेंज क्या होगी, प्लस की हो जाएगी। इन दोनों को सम करोगे, इन दोनों को क्या करोगे, सम करोगे तो जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, 0 होगी। नेट एंथैल्पी में चेंज क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं, वे पे डिपेंड नहीं करते, पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड के हम हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके लिए हमें डेटा गिवन होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन देखो मालूम करते हैं, उसके लिए हमें डेटा गिवन है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की भी इनडायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होगी। अब देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो -393.5 किलो जूल पर मोल है। तो बेटा कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये, हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, हीट ऑफ रिएक्शन जो होगा, इसकी जो हीट है कार्बन मोनोऑक्साइड से, जो कार्बन -282.98। अब आपको कहा जा रहा है कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, कार्बन सॉलिड हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले,
तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी बेटा? इन दो से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इन दो रिएक्शन से आप हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करोगे, जो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो बेटा, जो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो, हीट ऑफ फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, ये आपको मालूम करनी है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। बेटा इक्वेशन 2 से फर्स्ट में से माइनस कर दो, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको मिली हुई है 393.5 किलो जूल पर मोल। सेकंड इक्वेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन गैस का कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। इसकी जो हीट की वैल्यू है 282.98। हाँ, इसको आप हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड से बन रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब नीचे माइनस की निशानी लगा दें, यहां माइनस की निशानी लगा दो, यहां माइनस की निशानी लगा दो, इधर माइनस की निशानी लगा, ये माइनस है तो इधर प्लस की निशानी लगा देना, ये आपस में कैंसिल, कार्बन डाइऑक्साइड में कट जाएगा बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन, ये प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब बचेगा क्या? कार्बन सॉलिड बचेगा। ऑक्सीजन का एक मोल में से आधा मोल जाएगा, ये बेटा ऑक्सीजन का पूरा मोल है, इसमें से हाफ मोल जाएगा, बाकी बचेगा हाफ मोल ऑक्सीजन का। और कार्बन मोनोऑक्साइड माइनस की बची है इधर, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड माइनस में बची है, माइनस की है, इस तरफ जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो अब देखो बन गई इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड, ओ सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड की। देखो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई, ये सेम इक्वेशन आ गई। देखो ये सेम इक्वेशन आ गई, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब डेल्टा एच की वैल्यू निकाल दो। अब क्या करोगे, ये वैल्यू माइनस की है और ये प्लस की है, तो क्या करेंगे अब? देखो इसका आंसर आएगा माइनस 110.2 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन इनडायरेक्ट तरीके से निकाल सकते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो इनडायरेक्ट तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो हेस लॉ के मुताबिक। ठीक है, इस तरह हीट ऑफ फॉर्मेशन ऐसे कंपाउंड्स की भी आप कैलकुलेट कर सकते हो जिनकी डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। तो हेस लॉ एप्लीकेशन, बेटा हेस लॉ की एप्लीकेशन, तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ thermochemical equation chemical equations may be added subtracted multiplied and divide। मतलब सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, डिवाइड भी हो सकती हैं, मल्टीप्लाइड भी हो सकती हैं, ऐड भी हो सकती हैं। मतलब थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो है वो ऐड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड हो सकते हैं, जैसे अलजेब्रा की इक्वेशंस हैं। जैसे अलजेब्रा की इक्वेशन ऐड डिवाइड मल्टीप्लाइड हो जाती हैं, इसी थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को भी आप मल्टीप्लाइड भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। दिस लॉ is used
to calculate heat of formation of those compounds heat of formation or heat of reaction heat of formation and heat of reaction of those compounds in which direct measurement is not possible by calorimeter. मतलब जिनकी मेजरमेंट आप कैलोरीमीटर से नहीं कर सकते, इनकी मेजरमेंट आप हेसला से कर सकते हो हीट। फॉर एग्जांपल formation of CCl4, Al2O3, B2O3 and carbon monoxide. डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। इनकी बेटा डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन के मेजरमेंट आप नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा हीट ऑफ ट्रांजिशन of one allotropic form to another allotroph form. मतलब हीट ऑफ ट्रांजिशन निकाल सकते हैं एक एलोट्रोप फॉर्म की दूसरे एलोट्रोप फॉर्म में, जिससे रोम्बिक सल्फर है को मोनोक्लोनिक सल्फर में और मोनोक्लोनिक के रोम्बिक में डायमंड और ग्रेफाइट की कन्वर्जन इनकी भी हीट निकाल सकते हैं। लेट्स एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स बेटा लेट्स एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, लेट्स एनर्जी किसकी? आयनिक कंपाउंड्स की निकाल सकते हैं। बोरन हेबर साइकिल बेटा बोरन हेबर साइकिल के तहत हीट ऑफ और लेट्स एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हम निकालते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स उनकी लेट्स एनर्जी निकालते हैं बोरन हेबर साइकिल के तहत। तो बोरन हेबर जो साइकिल है वो भी इसकी एप्लीकेशन में आ जाता है। तो शाम को आज चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उनमें कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं और बोरन हेबर साइकिल रहता है। बोरन हेबर साइकिल पढ़ेंगे और कुछ इसके प्रॉब्लम्स बेटर हैं वो हम कर लेंगे। डेल्टा के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ वर्क के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जो है वो कैलोरी मैट्रिक से रिलेटेड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हीट ऑफ कंबशन के प्रॉब्लम्स हैं, वो शाम को कर लेंगे और चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे शाम को।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सैटरडे की इवनिंग क्लास में हम क्लास मेमेलिया पढ़ रहे थे और उसमें क्लास मेमेलिया के हवाले से कुछ पॉइंट्स आखिर में, जैसे हम हर फाइलम के अंदर जैसे एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन पढ़ते हैं, उस हवाले से थोड़ी सी पॉइंट्स, एक दो पॉइंट्स रह गए थे, क्लास जैसे फिनिश हो गया था। तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि मैमल्स किस तरह से सबसे जो सक्सेसफुल ग्रुप है प्लानेट अर्थ पे, जैसे हमने पढ़ा था कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर इंसेक्ट्स को जैसे मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कहा गया है, बिकॉज उसके अंदर काफी सारी एडेप्टेशन है और उनकी तादाद ज्यादा है। अगर जैसे हम डेवलप्ड एनिमल देखें, डेवलप्ड जिसके अंदर वेरी वेल डेवलप्ड सिस्टम है, वो सब जिस तरह से मैमल्स के हवाले से, वाई बिकॉज इनकी साइज बड़ी है और इसी तरह से इनके यहाँ सिस्टम्स के अंदर जैसे वेल डेवलप्ड सिस्टम है, ब्रीदिंग सिस्टम से लेकर जैसे यकीनन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ब्रेन है इनकी जो है, यकीनन जो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है। तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पहली पॉइंट है कि ये जैसे यकीनन जैसे सिर्फ दो ग्रुप ऐसे हैं जो एंडोथर्म इन नेचर है। एंडोथर्म इन नेचर की मीनिंग होती है जो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद ही मेंटेन कर सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं एंडोथर्म। एंडोथर्म यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई भी टेम्परेचर किसी भी तरह का हो, बट इंटरनल टेम्परेचर सेम रहता है, यानी इसमें एकदम कोई बड़ी चेंज नहीं आती है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरमेंटल चेंज। यानी अगर एनवायरमेंट जैसे अगर हम अपने इन इलाकों में देखते हैं कि 40 प्लस टेम्परेचर होता है, बट हमारा जो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, इसी तरह से कीपिंग एक्टिव थ्रू आउट द ईयर। इस वजह से मैमल्स थ्रू आउट द ईयर जैसे एक्टिव ही रहते हैं। व्हाई? बिकॉज दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इसी तरह से वेनस एंड आर्टीरियल जो है ब्लड सिस्टम जो है, उनके हवाले से सेपरेशन है, जिसे हम कहते हैं जैसे कंप्लीट डबल सर्किट प्लेन है। सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से कंप्लीट डबल सर्किट प्लेन है, डबल सर्किट प्लेन है, कंप्लीट डबल सर्किट प्लेन है। जैसे आपको पता है कि हमने जैसे फर्स्ट ईयर एसटीपी में हम पढ़ते हैं, जैसे सिंगल सर्किट प्लेन फिशेस के अंदर पाया जाता है। सिंगल सर्किट प्लेन के अंदर जैसे ओनली टू चेम्बर्ड हार्ट होती है, टू चेम्बर्ड हार्ट, वन एट्रियम वन वेंट्रिकल जो फिशेस के अंदर पाया जाता है, और उसमें ब्लड आता ही हार्ट के अंदर वन टाइम है, और उसके बाद होता भी जिस तरह से यकीनन हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, गिल्स में ऑक्सीजनेशन और देन टिश्यूज की तरफ जाता है। उसके बाद फिशेस के बाद दूसरे जो डेवलप्ड ग्रुप्स जैसे नेक्स्ट हायर ग्रेड में हम देखें, हायर ग्रेड के अंदर जैसे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स होते हैं। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में जैसे टू टाइम तो ब्लड आ रहा है, बट वेंट्रिकल के अंदर जैसे उनकी अगेन मिक्सिंग हो जाती है, कंप्लीट डबल सर्किट प्लेन नहीं है। इसी तरह से जो सिर्फ बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर हार्ट फोर चेम्बर्ड होने की वजह से राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइडेड हो जाती है, और उसके बाद जैसे राइट साइड इज कंसर्न विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड इज कंसर्न विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सप्लाइड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इज सप्लाइड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वहां से जितनी लाइक CO2 वाला ब्लड होगा वो वापस रिटर्न होता है, जिस तरह से हार्ट की जैसे राइट साइड में। इस तरह से बिल्कुल जैसे हम कहेंगे कि एट्रियल वेनस सिस्टम अलग है, कंप्लीट जैसे डबल सर्किट प्लेन है, इस वजह से एफिशिएंटली टिश्यूज को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। तो ये भी एक एडवांटेज है कंप्लीट डबल सर्किट प्लेन। इसी तरह से मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन डायफ्राम, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। जैसे हमने पढ़ा है कि एक मसल की शीट है, जैसे जब ब्रीदिंग हम करते हैं, इंस्पायरेशन का अमल होता है, तो डायफ्राम आपको पता है कि जैसे जैसे मूव्स डाउनवर्ड, रिब केज एंड थोरेसिक कैविटी मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, और ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इंस्पायरेशन होती है। इसी तरह से डायफ्राम की वजह से क्या होता है कि जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी दोनों सेपरेट, बिकॉज थोरेसिक कैविटी के अंदर सिर्फ दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन, कौन से दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन, हार्ट है और लंग्स आ जाते हैं। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यकीनन डायफ्राम में, ये भी एक मैमल्स में, सिर्फ मैमल्स के अंदर डायफ्राम है ऐसी मसल की शीट, बाकी रिमेनिंग जैसे दूसरी कोई भी ग्रुप है उनमें डायफ्राम नहीं है। तो ये भी एक एडवांटेज है कि इनकी ब्रीदिंग जैसे एफिशिएंट वे में होती है एक डायफ्राम की वजह से। इन एक्टिव लाइफ एंड हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, हायर मेटाबॉलिक रेट है, एक्टिव लाइफ है,
और इसी तरह से हाइबरनेशन या एस्टिवेशन वगैरह नहीं होती है। तो इस तरह से ये भी एक एडवांटेज होता है कि थ्रू आउट द ईयर भी जैसे ये एक्टिव रहते हैं। सेपरेट रेस्पिरेटरी पैसेज दैट अवॉइड्स इंटरफेरेंस इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग फीडिंग। जैसे आपको पता है कि जैसे माउथ से हम खाना खाते हैं, उसके बाद फेरिंग्स, इसी तरह से एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, देन नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद इंटरनल नॉस्ट्रल्स, देन फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन पॉइंट है जिसमें जैसे ईयर एंड फूड दोनों वहां से पास हो सकते हैं, बट आगे जैसे आपको पता है कि दोनों ट्यूब्स अलग हो जाते हैं। जैसे एयर ट्यूब अलग हो जाता है और फूड ट्यूब अलग हो जाता है। दोनों की मैकेनिज्म जैसे फीडिंग के हवाले से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और ब्रीदिंग के हवाले से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अलग ही हो जाते हैं। इस वजह से ये एफिशिएंटली जैसे हर सिस्टम अपना काम कर रहा होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हम खा रहे होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से जैसे अपना काम कर रहा होता है, साथ साथ में ब्रीदिंग भी हो रही होती है। तो कोई भी इस तरह से जैसे डिफिकल्टी या ऐसी कोई नहीं होती है कि खाना खाते वक्त जैसे ब्रीदिंग भी जैसे कुछ स्टॉप हो जाए। जैसे ब्रीदिंग ड्यूरिंग फीडिंग बेटर डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल भी है, साइट भी है, हियरिंग भी है, जैसे सब मैमल्स के अंदर वेल डेवलप्ड है। और हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, ब्रेन भी वेल डेवलप्ड है, बिकॉज उसके अंदर सेरिब्रम एंड सेरिबेलम जो है ये दो ऐसे पार्ट्स जैसे हाईली डेवलप्ड हाईली कॉइल्ड पार्ट होते हैं ब्रेन के अंदर। सेरिब्रम तो जैसे फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ये दोनों हाईली कन्वोल्यूटेड और कॉइल्ड होते हैं। इंटीग्रेशन होती है काफी चीजों की, जैसे सेंसेस की, प्रोवाइड बेटर कोऑर्डिनेशन इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ लर्निंग एंड रिटेंटिव मेमोरी। जैसे यकीनन इंटर क्लास जिन्होंने पढ़ी है उनको पता है कि जैसे सेरिब्रम में जैसे मेमोरी के सेंटर है, सेरिबेलम मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, ये सारी चीजें जैसे यकीनन दो इम्पोर्टेंट पार्ट ब्रेन की इतना वेल डेवलप्ड ब्रेन जैसे मैमल्स में दूसरे एनिमल्स में इतना वेल डेवलप्ड ब्रेन नहीं होता है। पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर में जैसे केयर किस हवाले से, जैसे पेरेंटल केयर खास तौर पे पेरेंटल केयर की मीनिंग होती है जैसे मैमल्स अपने यंग वन को जैसे मैमल्स अपने यंग वन को मोस्टली जैसे विविपेरस इन नेचर होते हैं। विविपेरस की मीनिंग होती है गिविंग बर्थ टू देयर यंग वन, और उसमें भी खास तौर पे प्लेसेंटल मैमल्स जो होते हैं। प्लेसेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो। तो मदर की तरफ से इवन जब यंग वन की डेवलपमेंट हो रही होती है तब जैसे हर चीज उसको प्रोवाइड करना ये मदर की सर्कुलेशन के जरिए जाता है। एम्ब्रियो में से जितने भी वेस्ट हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो भी मदर की सर्कुलेशन में वापस आती हैं, शामिल होते हैं, और देन वहां से जो है एक्सक्रीट आउट करती है मदर। तो इसी तरह से मदर की तरफ से डेवलपमेंट के दौरान embryo is well protected, each and every requirement is provided by mother to embryo। उसके बाद जैसे पेरेंटल केयर है, जब तक वो यंग वन और इनफ इस तरह से उसकी ग्रोथ ना हो जाए तब तक मदर उसको पेरेंटल केयर हाईली पेरेंटल केयर ऐसे एनिमल्स करते हैं। तो ये भी तो एक एडेप्टेशन है, बिकॉज अगर यंग वन की जैसे बर्थ हो जाए और उसकी कोई पेरेंटल केयर ना हो तो यकीनन उसको जैसे एक मैच्योर होने से पहले पहले कई दूसरे एनिमल खा सकते हैं और उनको जैसे लाइफ की प्रोसेसेस में भी वेरी डिफिकल्टी होती। तो ये फीडिंग से लेकर केयर से लेकर हाउसिंग घर से लेकर प्रोटेक्शन से लेकर सब जिस तरह से अपनी जो मदर ही देती है, तो ये मदर जो है हाईली जो है पेरेंटल केयर प्रोवाइड कर। नर्सिंग ऑफ द यंग वन, जो नर्सिंग की मीनिंग जैसे अभी हमने नोट किया कि उसकी ईच एंड एवरी जैसे रिक्वायरमेंट है इज प्रोवाइडेड बाय द मदर, ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट is provided by the ठीक है। सो इसे हम कहते हैं कि मैमल्स आर हाईली डेवलप्ड ग्रुप। इस इन रीजंस की वजह से मैमल्स जो हाईली डेवलप्ड ग्रुप है और इनके यहाँ जैसे एवोल्यूशनरी ये एडेप्टेशन है जो हमने लास्ट जैसे आखिरी जो टॉपिक था उसमें ये चीजें मिस हो गई थी। तो अब हम जैसे यकीनन एक नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं दैट इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल यू नो वेरी वेल कि जैसे उसमें जैसे एनटीबी के सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है जिसमें वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में दो ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अक्सर जैसे स्टूडेंट्स आप देखें चैप्टर में तो काफी सारे टॉपिक्स हैं जो हम
अपनी पीएमसी के सिलेबस के हवाले से जो टॉपिक्स होते हैं उन्हीं को देखते हैं और उन्हीं पे फोकस देते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्ट में डिफाइन एंड क्लासिफाई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, पढ़ेंगे सब। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, तो पहले नंबर पे जैसे वाटर मॉलिक्यूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी वाटर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज है, पोलरिटी है, हाइड्रोलिसिस है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वाटर एज अ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट एंड डेंसिटी, कोएशन, आयोनाइजेशन, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। डिस्कस कार्बोहाइड्रेट्स में जिसमें मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड को डिस्कस करेंगे। पॉलीसेकेराइड के अंदर स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन आ जाता है। इसी तरह से देन जो तीसरा जो मॉलिक्यूल है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दैट इज प्रोटीन है, अमाइनो एसिड, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्लस में प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से वो डिस्कस भी करेंगे। इसी तरह से डिस्क्राइब लिपिड्स, लिपिड्स के अंदर फास्फोलिपिड्स, ट्राइग्लाइसराइड्स, अल्कोहल एंड ईस्टर, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एसाइल ग्लाइसरॉल जैसे होते हैं इनको। प्लस में जैसे आप देखें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन है। एक और जैसे एडिशनल टॉपिक यहाँ पे तो डिस्कस नहीं है, गिव एन अकाउंट ऑफ आरएनए, सिर्फ आरएनए के बारे में, डीएनए के बारे में डिस्कशन नहीं है। डीएनए के बारे में जैसे सिलेबस के अंदर चीजें नहीं है, जिसे आप थोड़ी सी एक एफर्ट किया करें, थोड़ी सी एक चीज देखा करें कि बीएमसी के अंदर सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीजें हम वही डिस्कस करेंगे, वही जीटी के अंदर टॉपिक होते हैं। और ऐसी चीजें आप जिससे रिपीटेडली पूछते हैं कि फला टॉपिक है, यानी पीएमसी के सिलेबस को ही आप जैसे फोकस में रखें, उसको उसी को पढ़ें, उसी को समझें, वही आपका जो है टेस्ट प्रिपरेशन है, वही आपको जैसे अगर इन चीजों पे आपकी जो है जिससे कमांड होगी यकीनन तो आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। बाकी इनसे रिलेटेड आप इजाफी चढ़ पढ़ना चाहते हैं कुछ चीजें तो बिल्कुल पढ़ें, आपके पास टाइम होगा। बट यहाँ से हम आपको सिर्फ और सिर्फ पीएमसी के सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे पीएमसी के सिलेबस के हवाले से। तो सबसे पहले जैसे हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन। जैसे यू नो वेरी वेल कि जैसे अगर हम जैसे लोअर क्लासेस में फर्स्ट ईयर के हवाले से जैसे पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर के हवाले से आप स्टूडेंट्स को याद है कि द लिविंग मैटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म, द लिविंग मैटर ऑफ द सेल। जैसे लाइफ की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन, जैसे अगर हम कहें केमिकल्स, लाइफ इज बेस्ड ऑन केमिकल्स। जैसे किस तरह से लाइफ इज बेस्ड ऑन केमिकल्स, बिकॉज जैसे द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल, उससे हम कहते हैं सेल ही बेसिक यूनिट है। बिकॉज आगे जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, अगर चाहे जितना भी बड़ा एनिमल क्यों ना हो, बड़ी साइज का क्यों ना हो, सेल से आगे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से आगे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम से देन एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसी तरह से एक मल्टी सेल्यूलर एंटायर होल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक्चुअली किसकी कॉम्बिनेशन है, उसमें वेरियस सिस्टम्स हैं। सिस्टम्स किसके बने हुए, ऑर्गन्स के, ऑर्गन किसके बने हुए, टिश्यूज के, और टिश्यूज किसके बने हुए, सेल के। तो इस वजह से हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब अगर हम सेल की जैसे लिविंग मैटर को देखें कि सेल के अंदर कौन सा लिविंग मैटर है, लिविंग मैटर ऑफ द सेल, लिविंग मैटर ऑफ सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। लिविंग मैटर ऑफ सेल को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी तरह से अगर हम प्रोटोप्लाज्म की जो नेचर को डिफाइन करें कि क्या इसकी नेचर है, किसकी इसकी कैसी कंपोजिशन है, किन किन चीजों का ये प्रोटोप्लाज्म बना हुआ है, तो हमें यानी लाइफ के भी जैसे कंपोनेंट्स के बारे में भी पता चल जाएगा कि लाइफ क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, अगर हम जैसे लाइक इसकी कंपोजिशन देखेंगे। तो साइंटिस्ट जैसे कोशिश करते हैं कि इसके अंदर एग्जैक्ट नेचर इज नॉट नोन, बट 70 to 90% यू नो वेरी वेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर वाटर होता है, 70 to 90% वाटर है। तो बहुत ही आसान, अगर इस वाटर को जैसे एवापोरेट किया जाता है, जैसे साइंटिस्ट कोशिश करते हैं कि अगर जैसे एक चीज का मालूम हो दूसरी चीजें उसमें कौन सी हैं, तो एलिमिनेशन तरीका अच्छा होता है। ऐसे जिस तरह से आप लोग जब कोई एमसीक्यू होता है आपको उसकी एग्जैक्ट आंसर का जैसे पता नहीं होता है, बट आपको एक चीज की कंफर्मेशन होनी चाहिए कि ए बी और सी नहीं है,
डी का इवन आपको भले पता ही ना हो तो यकीनन सही जवाब उसका डी होगा। जब आपको श्योर होती है, कंफर्मेशन होती है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, 100% श्योर है, और डी के बारे में अगर आपको नॉलेज भी ना हो तो ऑप्शन यकीनन उसका डी ही होता है, बट आपको उस वक्त नॉलेज नहीं, इतनी नॉलेज जरूर है कि ए बी सी नहीं हो सकते। इसी तरह से अगर देखा जाए तो यानी 70 to 90% वाटर है, इसको अगर रिमूव किया जाए, एवापोरेट किया जाए, रिमेनिंग जो मास होता है उसकी जैसे एनालिसिस आसानी होती है, उसकी की जा सकती है। रिमेनिंग मास जो उसे कहते हैं ड्राई वेट ऑफ द सेल, ड्राई वेट ऑफ द सेल, इसकी जैसे केमिकल एनालिसिस की जा सकती है। ड्राई वेट ऑफ द सेल, ड्राई वेट ऑफ सेल की जब केमिकल एनालिसिस की जाती है, केमिकल एनालिसिस की जाए कि ये किन किन कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है, तो पता चलता है कि इसमें बायो मॉलिक्यूल्स है। ड्राई वेट ऑफ द सेल के अंदर बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और बायो मॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को किस तरह से एक शॉर्ट एक डेफिनेशन में जैसे बताया गया है